A solid circular shaft, a solid circular shaft subjected to a bending moment, subjected to combined bending and torsional moment bending and torsional moment of 3000 Newton meter and 10,000 Newton meter. 10,000 Newton meter respectively. Newton meter respectively. If shaft is made of shaft is made of 45 CA स्टील, ये स्टील का डेजिग्नेशन है 45 CA स्टील having ultimate tensile stress tensile stress 700 MPa, ultimate tensile stress 700 MPa and ultimate shear stress shear stress 500 MPa, shear stress 500 MPa. Assuming FOS 6, find the diameter of the shaft. FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेना है आप। कह रहे डायमीटर ऑफ शाफ्ट बताइए, करिए फटाफट। कैलकुलेटर लेकर के नहीं आए आप लोग, मोबाइल लगा लीजिए। और मोबाइल में आकर कैलकुलेटर वाला होगा हमारे पास साइंटिफिक, मोबाइल में भी आकर साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं है तो देखिए कैसे करना है, इसे बताएं। देखिए साहब सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको कर देते हैं सीधा सीधा आपके लिए। देखिए पहले गिवन डाटा देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 3000 न्यूटन मीटर, ठीक है सर। टॉर्क दे रखा है, जिसमें लगा हुआ है 10,000, यानी शाफ्ट में टॉर्क बहुत ज्यादा है, बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है। तो देखिए कॉमन सेंस से यहां से हमें दिख रहा है कि शाफ्ट शुड बी डिजाइन फॉर टॉर्जन, लेकिन हम यहां पे कंबाइंड केस है तो
रहेंगे कौन सा, कंबाइंड का केस। तो कंबाइंड में भी कौन सा, कंबाइंड में भी कौन सा केस लेना चाहिए हमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या शियर स्ट्रेस थ्योरी। देखिए शाफ्ट का जो मटेरियल है वो देखिए ये कह रहा है अपनी तरफ से अपनी बातें सब कुछ, ये C8, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन परसेंटेज 8.8% है। यानी जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हाई स्पीड स्टील की तरह है, तो माइल्ड स्टील के तरीके से यानी डक्टाइल मटेरियल कंडीशन से इसे हम डिजाइन कर सकते हैं। और उससे भी बेहतर तरीका और ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं अगर कहीं किसी अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि हम दोनों मेथड से डिजाइन करते हैं। अगर शाफ्ट मटेरियल क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा है, तो हम दोनों मेथड से डिजाइन करेंगे, यानी दोनों मेथड से डायमीटर फाइंड करेंगे हम, विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एज वेल एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और जिस थ्योरी से डायमीटर की वैल्यू ज्यादा आएगी उसको रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज द डायमीटर। ज्यादा जिस केस में आएगी उस केस में तो स्ट्रॉन्ग डिजाइन करेंगे आप, क्यों, शाफ्ट का डायमीटर ज्यादा होगा तब स्ट्रॉन्ग होगी या कम होगा तब स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगा तब। तो दोनों मेथड से डिजाइन करेंगे और जिस मेथड से ज्यादा डायमीटर आएगा उसको रिपोर्ट करेंगे कि दिस शुड बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ये होता है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पहले हम सिंपली, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है एक चीज और कि इसमें टॉर्क बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसमें हम यूज कर ले पहले शियर स्ट्रेस थ्योरी। बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी आप बाद में यूज करिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी हम याद यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी टॉर्क इक्विवेलेंट क्या हो गया, टॉर्क इक्विवेलेंट हो गया अंडर रूट के 3000 का स्क्वायर प्लस 10,000 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू निकाल करके आप जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बताइए, कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई साहब 10.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3000 को 3K लिख लेते हैं, 3K Nm, 10,000 को 10K Nm। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करना, K बाहर आ जाएगा, K स्क्वायर बनेगा ना, K बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको किया है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 प्लस 100 यानी 109। 109 का जब रूट लेंगे तो आप 10.44 11 से कम आएगा, तो 10⁻³ के था जो 10⁻³ हो गया। अब हमने जैसे कल बताया था आपको कि हमें कैलकुलेशन उस तरीके से करनी कि डायरेक्टली हमारा आंसर मिलीमीटर में आ जाए। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की जगह पर मिलीमीटर करेंगे तो 10.44 10⁻³ है ही है, एक बार 10⁻³ और आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा न्यूटन एम। तो एमएम में लेकर के चलेंगे हम शुरू से यह कैलकुलेशन, जिससे हमारा डायमीटर अल्टीमेटली एमएम में आ जाएगा। क्यों साहब कुछ कंफ्यूज हो रहे हो क्या है? अच्छा पॉइंट लगा, हाँ 10.44 ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट टॉर्जन निकल करके आ गया, इक्विवेलेंट टॉर्जन। क्लियर? अब देखिए जब हम इसको टॉर्जन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस कितनी होगी इसमें, शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए, टाउ अल्टीमेट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है टाउ अल्टीमेट 500 MPa, ये दे रखा है। और 500 MPa को न्यूटन में mm में करेंगे तो आ जाएगा 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। MPa का m हट जाता है अगर mm में कन्वर्ट करते हैं, MPa जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और अगर उसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका देखिए यहाँ पे लिख दूं, कल भी मैंने बताया था वैसे आपको
कि 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कह देते हैं 1 MPa। और इस चीज को ही हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1 न्यूटन mm स्क्वायर इक्वल टू 1 MPa, या 1 MPa इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हमें डिजाइन किसके लिए करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन जो इस पर अप्लाई करेंगे शियर स्ट्रेस वो क्या होगी, वर्किंग स्ट्रेस क्या होगी, वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 500/6 इक्वल टू, जल्दी से मुझे बता दीजिए, 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस स्ट्रेस के लिए आप डिजाइन करेंगे शाफ्ट को। आप शाफ्ट को अगर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से डिजाइन कर रहे होते तो यहां पर सिग्मा निकाल देते, तो आप कर दीजिए फट से। इसका मतलब इसलिए होगा यहाँ पर टाउ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 16 अपॉन पाई d/q इंटू टी, और टी यहां पर क्या आएगा इक्विवेलेंट, रख दीजिए। ठीक है, डायमीटर हमें निकालना है, तो डायमीटर को मैं इस तरफ ले जाऊं घुमा करके, तो मेरा डायमीटर कुछ तरीके से d/q इक्वल टू 16 अपॉन पाई इंटू 83.33, ठीक है साहब, इंटू टॉर्क इक्विवेलेंट कितना है हमारा 10.44 इंटू 10⁶। अब कैलकुलेटर से मुझे करके इसका क्यूब रूट निकाल के मुझे बता दीजिए, इतने के ऊपर 1/3 ऐसे करके चल जाएगा, डायमीटर आ जाएगा निकल करके। डायमीटर बताइए जल्दी फटाफट कैलकुलेटर करके से, शायद वो कर रही है, बताइए कितना आएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे इतनी आसानी से दिया ही नहीं, उससे पहले तो नहीं होगा। चलिए, तो डायमीटर आ गया, यहां से मेरे पास है सॉल्यूशन करीब करीब 86 mm, 86 mm डायमीटर निकल कर गया है। अब अगर हम इसको डिजाइन करें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, मैं करने जा रहा हूं इसे यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल से, आपको करना है, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहा हूं। तो क्या करेंगे आप इस केस में क्या निकालेंगे, जैसे यहां निकाला है हमें टी इक्विवेलेंट, फिर निकालेंगे एम इक्विवेलेंट, फिर एम इक्विवेलेंट निकाल करके यहां टाउ इक्वल टू निकाला है, यहां निकालेंगे सिग्मा इक्वल टू 700/6, और फिर सिग्मा इक्वल टू 32 पाई d/q इंटू एम इक्विवेलेंट कर देंगे, और डायमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है साहब, इस तरीके से आप ये कर लेंगे। अब एक दो न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और अच्छे न्यूमेरिकल से, बड़े न्यूमेरिकल से प्रोजेक्ट को लगा कर हमें कराएंगे। सर इसी को दूसरे प्रिंसिपल से कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को करना है आपको, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, खुद से करना है, उससे खुद से करना है। हेडिंग दीजिए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड लिखना शुरू करिए। Shaft is a member
which is subjected to variable loading, which is subjected to variable loading, even though the magnitude of load is not varying. Variable loading, shaft is subjected to variable loading even though shaft is subjected to even though the magnitude of load is not varying. ऐसे लिख लीजिए, कोई नहीं, even though the magnitude of load is not varying. क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने आपको बताया भी था कि शाफ्ट पर जब हम वेरिएबल लोडिंग पढ़ा रहे थे आपको कि शाफ्ट पर बेशक से लोड जो लगा हुआ है वो W है और ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा, इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग। और वो कैसे? क्योंकि जब शाफ्ट पर इस तरीके से लोड लग रहा होगा तो शाफ्ट में कुछ इस तरीके की बेंडिंग आ रही होगी, तो अपर फाइबर कैसे होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे वाला फाइबर टेंसाइल स्ट्रेस, एंड आफ्टर हाफ रोटेशन नीचे वाला फाइबर ऊपर कंप्रेसर में चला जाए, कंप्रेसर वाला टेंसाइल में। तो कह रहे हैं कि इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लोडिंग, देन आल्सो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल स्ट्रेसिंग कंडीशन। कांस्टेंट लोड तो कांस्टेंट ही लग रहा है सर, लोड का काम हमने मैंने वेरी किया, बताओ। लोड कांस्टेंट कह रहे हैं हम, लोड इज कांस्टेंट इवन दो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग। लेकिन शाफ्ट आगे लिखिए, apart from this shafts are also subjected to fluctuating loading. Shafts are also subjected to fluctuating loading. In order to design such shaft, the combined shock and fatigue factors are also taken into account. Combined shock and fatigue factors are also taken into account. तो यहां पे लिख लीजिए, इफ फटीग फैक्टर, कंटिन्यू करना, हाँ देखो और क्या कंटिन्यू करिए, इफ ऐसे लिखिए, इफ कंबाइंड फटीग फैक्टर इक्वल टू Km for bending, combined fatigue factor for bending equal to Km combined ये दोनों है एक्चुअली combined shock and fatigue factor for torsion इक्वल टू KT। ये भी कंबाइंड शॉक एंड फटीग है, यहाँ कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग Km, कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर टॉर्जन KT। तो ये जो फैक्टर्स की वैल्यू है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दी होती है, ये सर्विस कंडीशन पर, ऑपरेटिंग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी मेरे पास टेबल है, वो टेबल में मैं भेज भी दूंगा, उसे लिख लीजिएगा आप। तो अगर ये है तो देखिए डिजाइन वैसे ही करना है इक्विवेलेंट के लिए, तो इक्विवेलेंट टॉर्जन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टॉर्जन इक्वल टू हो जाएगा, बस लिखना शुरू कर दीजिए। कंबाइंड फटीग फैक्टर्स को कंसीडर कर लीजिए, बस क्या हो जाएगा यहाँ तक था m का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई Km से और हो जाएगा, प्लस
टॉर्क जो है KT से बिल्कुल लिख दीजिए KT इनटू टॉर्क। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट, ये होगा कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर के लिए डिजाइन। एंड अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन इनके जो वैल्यूज है वो मेरे पास टेबल में है, मैं आपको टेबल को शेयर कर दूंगा। तो अगर कंबाइंड फटीग एंड शॉक फैक्टर के लिए रखें तो फिर आप इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड टॉर्जन मोमेंट विल कैलकुलेट विद दिस फार्मूला। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और देन प्रोसीड फर्दर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। क्या कह रहे हो? नहीं समझेंगे कोई क्या करते हो, क्या बताया? ज्यादा ज्यादा फेल कर दोगे। फेल नहीं करूंगा किसी को, वो तो खुद होता है फेल, कोई होता है तो खुद होता है ना, टीचर किसी को कोई फेल नहीं करता, स्टूडेंट खुद फेल होता है। और जब स्टूडेंट करके ही नहीं आएगा कॉपी में, ये ईमानदारी वाला था, टीचर कभी जब फेल हो रहा होता है कोई स्टूडेंट तो 2-3 बार कॉपी चेक करता है कैसे भी पास हो जाए, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कि नंबर कहाँ है। अब मैं होते उस तरीके टीचरों को मैं नहीं जानता कि कुछ लोग कहते हैं नहीं रजिस्ट्रेशन फेल कर देते हैं, होते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो कम से कम 3-4 बार 2-3 बार देखता हूँ कहीं नंबर बढ़ जाए। जब बिल्कुल मेरी कोशिशों के बाहर होता है तब कहता हूँ जाओ फेल, मतलब दुख लगता है फेल करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, कल भी कहा कि ऐसा फेल होने से कोई बचा नहीं पाएगा जब इस तरीके की जो क्लास नहीं कर रहे थे। जैसे जब क्लास नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकलों को इतने तो टैलेंटेड मुझे नहीं लगे, और अच्छी बात है कि बिना पढ़े ही करके चले आए, इल्हाम हो जाए कहीं से, या अभिमन्यु गए हो, वो भी हो सकता है आज के दौर में, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नाउ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। एक्सियल वाला कंबाइन नहीं है, बिल्कुल शाफ्ट सब्जेक्ट नहीं, कंबाइन नहीं आ रहा है, देखो सही, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। देखो पहले अभी बात पूरी हुई, इन एडिशन टू कंबाइंड, तो वो दोनों कंबाइन रहते हैं ना, ये तो एडिशन में है। इन एडिशन टू कंबाइंड टॉर्जन एंड बेंडिंग, आ गया साहब? आ गया सर। क्या नाम है? अतीब है? हाँ सर। अदीब नाम है पर अदीब अदीबुल्ला आ गया कंबाइन। चलिए बिना कंबाइन के का दिल धड़क गया मुझे, बिना कंबाइन के कैसे रह गए, ये तो कमजोर पड़ जाएगी प्रॉब्लम। लिखिए तो इसमें जरा सा, when shaft is subjected to axial load along with combined torsion and bending, along with combined torsion and bending, along with combined torsion and bending. For example, propeller shaft of ships. For example, propeller shaft of ships. बेंडिंग बराबर देखो, तो मैंने बोला दोबारा मैं दूसरे तरीके से बोल दूंगा। For example, propeller shaft of ship. Shaft of propeller shaft of ship, कॉमा देख रहे हैं, shaft of worm and gear drive,
शाफ्ट ऑफ वॉर्म व्हील एंड गियर ड्राइव, वॉर्म व्हील एंड गियर ड्राइव, थ्योरी मशीन में पढ़ा होगा, वॉर्म व्हील के बारे में नहीं पढ़ा तो वेरी गुड, वॉर्म व्हील एंड गियर ड्राइव। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हमने बताए, वॉर्म व्हील गियर ड्राइव है, या कोई ऐसी शाफ्ट है जिस पर स्पाइरल गियर्स माउंटेड है, स्पाइरल गियर में भी एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है। पहले ही दिन जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तो बताया था, ड्यू टू मशीन में होता है वॉर्म व्हील, मशीन में होता है वॉर्म व्हील। स्पाइरल गियर्स में क्या होते हैं, टीथ जो इंक्लाइंड होते हैं, टीथ जो है वो इंक्लाइंड होते हैं। चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए एक होता है आपका स्पर गियर, स्पर गियर में टीथ एकदम स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से। स्पाइरल गियर में जो टीथ होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। जब ये दूसरे पर लोड लगा रहे होंगे तो लोड जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, यानी एक्सियल थ्रस्ट डेवलप करते हैं। और एक्सियल थ्रस्ट डेवलप करेंगे तो ये कैसे जाएगा, एक्सियल फोर्स की तरह से शाफ्ट में जाएगा। तो इन दैट केस आल्सो शाफ्ट डिजाइन्ड विद एडिशन ऑफ एक्सियल लोड, कंबाइंड एंड टॉर्जन इन एडिशन विद एक्सियल। इस केस में वॉर्म व्हील में भी ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है। प्रोपेलर ऑफ द एरोप्लेन्स, जो आपका हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर है, पीछे शिप का प्रोपेलर है जो आगे प्रोपेल करेगा, है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर शिप का प्रोपेलर की बात करें तो शिप का प्रोपेलर कुछ इस तरीके से लगा होगा, ये शिप है पीछे, ये इसको थ्रस्ट करेगा, ये एयर को पीछे को थ्रस्ट करेगा तो एयर इस पर आगे थ्रस्ट लगाएगी और नीचे की तरफ बेंडिंग भी लोड की वजह से हो रही होगी, इसके लोड की वजह से बेंडिंग हो रही होगी, रोटेट करा रहा है, ये टॉर्जन भी डेवलप हो रहा है और एक्सियल थ्रस्ट भी डेवलप हो रहा है। प्रोपेलर्स वगैरह में भी तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिजाइन में बहुत हो रही है, सिंपली हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इन द शाफ्ट। For example, एक्सियल स्ट्रेस का कैलकुलेट करेंगे। Let assume let axial force is equal to F। जो एक्सियल फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट जो डेवलप हो रहा है वो F है। तो एक्सियल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा A से कह देंगे, वो हो जाएगी F अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। भाई जाहिर सी बात है शाफ्ट पर पूरी, ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर ऐसे लोड लग रहा है तो उसके एरिया पर तो आएगा वो, है ना। तो कितनी हो जाएगी एक्सियल स्ट्रेस, 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगी एक्सियल स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ये कब कौन सा केस है, जब शाफ्ट सॉलिड है, इसमें भी दोनों ही पढ़ लेते हैं, सॉलिड भी और हॉलो भी। जब शाफ्ट सॉलिड है, शाफ्ट अगर हॉलो होती तो क्या हो जाती है चीज, 4F अपॉन पाई डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, यही तो एरिया बचता। ये हो गया फॉर हॉलो शाफ्ट, ठीक है। क्लियर। अब इस इनको डिजाइन करना शुरू कर दीजिए। अगर हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन फॉर बेंडिंग, पहले बेंडिंग वाला केस ले लेते हैं। इन केस ऑफ बेंडिंग तो टोटल स्ट्रेस डेवलप कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सियल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, 32M बाई पाई डी की क्यू। अली अशरफ ऐसे होता है, पहली क्लास नहीं करते तो सब हवा में चल रहा है बात तुम्हारे लिए, प्लस 4F
अपॉन पाई डी स्क्वायर। सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है फर्क। ये जब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कंबाइन फॉर्म आ गई, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। अब यूं तो इसे अगर हम और आगे फर्दर प्रोसीड करें तो काफी बढ़ जाएगी बात। अब हम ज्यादा बात बढ़ाने के रूप में हैं। फिर इसमें जो पूरी कॉलम जो स्ट्रट थ्योरी है वो तक इस्तेमाल हो रहे हैं। जो आपने अगर पढ़ा होगा तो कॉलम क्या होता है, कॉलम पर एक्सियल लोड ही तो लग रहा होता है। तो यहां भी शाफ्ट जो है एज ए कॉलम ही एक्ट कर रही है, इस पर भी एक्सियल लोड लग रहा है। तो अल्टीमेटली फिर वो थ्योरी इसमें आगे जाकर के एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जस्ट एन आइडिया, थोड़ा सा आपको एक आइडिया यहाँ पर दे दिया कि वो सिलेबस अभी बहुत है, अभी इसमें और चीजें भी पढ़नी है। तो आज यहीं पर फुल स्टॉप, ठीक है? बहुत थकान हो गई बात। क्या कह रहे हो? बंगला का बना रखा है, सिद्धि पार्ट में कोर्स का, तो मेहनत करेंगे वो लोग।